हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ए.के. अग्रवाल फ्रॉम उत्तराखंड। आज के वीडियो में हम आपको डायमेंशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने आपको न्यूमेरिकल्स बताए थे सेकंड चैप्टर के डायमेंशन से रिलेटेड, उन्हीं को आगे कंटिन्यू करना। देखिए आप, इफ force, velocity and time are taken as fundamental quantities, what would be the dimension of work? वर्क की डायमेंशन क्या होगी? ठीक है, देखिए ये कह रहा है इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी लेना है आपने, वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी लेना है। जैसे फोर्स की यूनिट डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है क्या होता है फोर्स का, mL/T-2 ये होता है। ठीक है, अब ये नहीं लेना है। अब आप फोर्स को कह रहा है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी एफ को आप एफ लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे आप एफ, ऐसे नहीं लिखेंगे बल्कि ऐसे लिखेंगे एफ को फंडामेंटल क्वांटिटी में। ऐसी वेलोसिटी को वी के ऊपर ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। ऐसी टी तो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इसी कोई बात नहीं, इसको ध्यान रखना, ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी। तो व्हाट वुड बी द डायमेंशन ऑफ वर्क? वर्क की डायमेंशन निकालनी है। आपको पता है कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क। तो फोर्स की तो हो जाएगी एफ, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब इसकी डिस्प्लेसमेंट तो इसकी निकाल देते हैं। देखो आपको फार्मूला पता होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इससे x इक्वल टू क्या हो गया, vt, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला v ही होगा, LT-1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा LT-1? क्योंकि उसने कहा है वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है और जो t है इसका तो होता ही t है। तो ये हो गया vt हो गया इसका, तो vt डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का vt आ गया, तो क्या हो गया ये FVT, ये आ गया वर्क, FVT वर्क का डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशंस ऑफ वर्क FVT। अगला क्वेश्चन देखें आप, इफ द यूनिट of force, length and time are taken as fundamental units, what would be the dimensions of mass? मास की डायमेंशंस क्या होगी? मास की डायमेंशंस निकलवा रहा है। देखो आप, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स, फंडामेंटल क्वांटिटी है यहाँ पर फोर्स, एफ
रहेगी और ऐसी L लेंथ की इसका T। तो मास की निकलवानी, आपको पता है फार्मूला, फोर्स F इक्वल टू होता है m इंटू ए के बराबर, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, m की निकालनी है हमें, तो m इक्वल टू क्या हो गया, F अपॉन a। ठीक है, F का हो जाएगा F डायमेंशनल फार्मूला, और a एक्सेलरेशन होती है, तो एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, LT माइनस टू। एक्सेलरेशन का यहाँ LT माइनस टू होगा, क्योंकि लेंथ और ये है ना टाइम, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ए नहीं कही है फंडामेंटल क्वांटिटी, तो ए का LT के फॉर्म में हम लिख लेंगे LT माइनस टू। तो फाइनली आंसर आ गया F L माइनस वन T टू, या F L माइनस वन T मास। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, नया क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखें यहाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट on a system which has 100 gram 100 centimeter and 1 minute as fundamental units. ठीक है जी, देखें आप ध्यान दें, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट। 60 जूल पर मिनट की वैल्यू बतानी है हमने, काय में बतानी है 60 जूल पर मिनट की वैल्यू ऑन ए सिस्टम विच हैज 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज ए फंडामेंटल यूनिट, जिसकी फंडामेंटल यूनिट इतनी है। ठीक है, ये बतानी है हमने। तो देखिए आप इसे कैसे करेंगे, यहाँ जूल की बात करी इसने, जूल क्या है आप बताओगे। जूल जो है ये यूनिट है किस चीज की, एनर्जी की, एनर्जी की यूनिट है, वो भी एम के सिस्टम में। तो जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एम के सिस्टम, ये याद रखनी है आपने। अब हम पहले डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जूल पर मिनट का निकाल लेते हैं। डायमेंशंस ऑफ जूल पर मिनट, इसकी क्या होगी, जूल पर मिनट, जूल तो है एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, एनर्जी की क्या होती है mL² T माइनस टू एनर्जी की, और ये क्या है नीचे मिनट, इसकी हो जाएगी T, ये टाइम है, तो ये हो जाएगी आपके mL² T माइनस थ्री। ठीक है, mL² T माइनस थ्री हो गई, यानी इसकी ये हो गई डायमेंशन mL² T माइनस थ्री। तो इसके अंदर N1 की वैल्यू तो 60 है, U1 की वैल्यू आप लिखोगे इससे M1 L1² T1 की पावर माइनस थ्री। ठीक है, N2 हमें फाइंड आउट करना है, और U2 की वैल्यू हो जाएगी M2 L2 का स्क्वायर T2 की पावर माइनस थ्री। इससे लिख लिया हमने, 1 1 1 लगाया, ये देखो यहाँ पे 2 2 2 लगाया। ठीक है, तो इससे U1 U2 आ गए। अब ये तो जो है M1 ये M1 M के सिस्टम वाले थे, ये
ये देखो ये लिखा है अर्ग इन एमकेएस सिस्टम, ये एमकेएस सिस्टम वाले थे। तो ये एम क्या होता है, केजी। ऐसी एल वन क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है। और T1 ये क्या हो जाएगा, सेकेंड। अच्छा, M2 L2 T2 ये उसने दिए हैं। ये देखो ऑन ए सिस्टम विच है 100 ग्राम, 100 ग्राम दे रखा है, 100 ग्राम फंडामेंटल, और ये 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट, यहाँ दे रखा है 1 मिनट, ठीक है। तो ये उसने गिवन है तीनों, यहाँ लिख दो गिवन, गिवन। और ये है एमकेएस वाले, एमकेएस, ठीक। अब फार्मूला लगा दो आप इसके अंदर, N1U1 इक्वल टू N2 U2। N1 की जगह 60, U1 की जगह M1 L1 स्क्वायर T1 की पावर -3 इक्वल टू N2 हमें फाइंड आउट करना है, M2 L2 का स्क्वायर T2 की पावर -3, देन N2 इक्वल टू आ गया 60 इंटू M1 L1 स्क्वायर T1 की पावर -3, M2 L2 स्क्वायर T2 की पावर -3, 60 M1 अपॉन M2 एक साथ कर लिया, L1 अपॉन L2 का स्क्वायर एक साथ कर लिया, T1 अपॉन T2 का -3 एक साथ कर लिया। अब देखो M1 की जगह क्या लिख देंगे हम, केजी, और M2 की जगह हम क्या लिख देंगे, 100 ग्राम, स्मॉल ब्रैकेट में ले लो। L1 की जगह मीटर, और L2 की जगह 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, T1 सेकेंड, और ये क्या है 1 मिनट, 1 मिनट की पावर -3 एक जगह, 60 इंटू केजी जो है इसकी जगह लिख सकते हैं 1000 ग्राम अपॉन 100 ग्राम, मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर, ये भी 100 सेंटीमीटर की पावर 2, सेकेंड को ऐसी रहने दो सेकेंड, और नीचे 1 मिनट है उसकी जगह लिख दो 60 सेकेंड की पावर -3, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 60 इंटू 2 जीरो भी कैंसिल हो गया, 10, ये तो बेकार ही है स्क्वायर भी, और ये ऊपर आ जाएगा 60 इंटू 60 इंटू 60 3 बार, तो ये हो गया आपके, जो भी होगा इसे सॉल्व कर ले, सॉल्व करके देखते हैं कुछ। 2.16 इंटू 10 की पावर 6, या स्क्रीन शॉट ले लो आप इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। The number of particles given by n is equal to -d n2 minus n1 upon x2 minus x1 are crossing a unit area perpendicular to x-axis
in unit time. N1 and N2 are number of particles per unit volume. What is the dimensional formula for diffusion constant D? For diffusion constant D, डिफ्यूजन कांस्टेंट जो D है ये, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना कितना होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाय, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं आर क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम. ये डिफ्यूजन कांस्टेंट का तो हमें निकालना है. सबसे पहले जो है हम ये जो n है ना, इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे. डायमेंशनल फार्मूला देखो आप, डायमेंशंस ऑफ n इसका देखो ये है क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, आर क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया. ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर क्या यूनिट एरिया, यूनिट एरिया का मतलब एरिया नीचे आएगा इनटू, और वो भी कहा है यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू इन यूनिट टाइम. ये जो है ना टी टाइम, ये भी नीचे आएगा, ये भी इनने कहा यूनिट टाइम, ये नहीं नीचे आएगा. और एरिया भी कैसा है, यूनिट एरिया, यानी ये भी नीचे आएगा अपॉन में. तो ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इसकी कोई वो नहीं होती डायमेंशन, ठीक है. एरिया की होती है एल स्क्वायर और इसकी होती है टी. तो फाइनली ये हो गया एल की पावर -2 टी की पावर -1. ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया एन का, इसमें रखने में काम आएगा. डी का तो हमें निकालना ही है. अब ये देखो n1 n2 क्या है, n1 and n2 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम. लिखा होगा डायमेंशंस ऑफ n, n नहीं n1 and n2, एक से हैं दोनों n1 and n2. इसकी क्या होगी n1 and n2 की, दोनों की, ठीक है. ये हो जाएगी, देखो आप फिर से पढ़ो, n1 n2 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ये भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ये क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम नीचे आएगा, वॉल्यूम. नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कुछ नहीं होती, वॉल्यूम की एल की पावर -3 होती है. तो ये एल की पावर -3, एल की पावर 3 होती है वॉल्यूम की, तो ऊपर जाके एल की पावर -3. फिर आगे टू एक्स एक्सिस, ये जो टू द एक्स एक्सिस यूनिट टाइम, ये जो इनने दे रखा है x1 x2, ये डिस्टेंस होगी, ये है डिस्टेंस, ठीक है. x1 एंड x2 आर डिस्टेंस. तो इसकी तो आप लिख ही लोगे अपने आप, एल होती है इसकी. तो ठीक है, इस फार्मूले से हम निकालते हैं. तो आप देखें, डायमेंशंस ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS, ये लगाया आपने इसमें. तो LHS में है डायमेंशंस ऑफ n इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ, किस किस का आएगा, -d n2 n1 अपॉन x2 x1. ये लिख दिया, ये हो गया. अब हमने आपको क्या बताया था कि डायमेंशंस लिखते समय कभी भी माइनस नहीं आएगा, कभी प्लस नहीं आएगा. अगर आया है जैसे n2 और n1 है, दो हैं n2 n1, तो इनकी सेम डायमेंशन होगी. और ऐसी x2 x1 है तो सेम डायमेंशन होगी, इनमें से एक लिया जाएगा,
ऐसे इनमें से एक लिया जाएगा। तो क्या लिखोगे आप फार्मूले में, डायमेंशंस ऑफ, ये माइनस है ना, इसको भी छोड़ दो, इसका भी कोई यूज नहीं है डायमेंशन में। तो d इसके संग n2 अपॉन x2, बस ये n1 और x1 छोड़ दिए, दो में से एक आएगा, नीचे वाले दो में से एक, ऊपर वाले दो में से एक। ठीक है, तो फिर अब इसको भी ब्रेक कर दो, क्या, डायमेंशंस ऑफ d मल्टीप्लाइड बाई डायमेंशंस ऑफ n2 डिवाइडेड बाई डायमेंशंस ऑफ x2, और इधर है आपके डायमेंशंस ऑफ n, अपॉन 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हमें निकालना है डायमेंशंस ऑफ d, इसका टू क्या हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ n मल्टीप्लाइड बाई डायमेंशंस ऑफ x2 अपॉन डायमेंशंस ऑफ n2। अब वैल्यू भर दो इनकी सबकी, आंसर आ गया। डायमेंशंस ऑफ n है, देखो n की हमने निकाल रखी है शुरू में ही, क्या निकाल रखी है, l की पावर -2 t की पावर -1, ये निकाल रखी है हमने n की, ये निकाल रखी है डायमेंशन। फिर डायमेंशंस ऑफ x2, x2 मतलब डिस्टेंस, तो ये l हो गई इसकी, तो और ये क्या है, डायमेंशन ऑफ n2, n1 n2 की हमने निकाली थी, l की पावर -3, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो l का हो गया -1, l की पावर 2 हो गया ये, और t की पावर -1 हो गया। l की पावर 2 आ जाएगा ना, l की पावर 2, t की पावर -1, ये आंसर हो गया फाइनल, यही हमें निकालना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये 11th के स्टूडेंट्स के लिए, इसको आप ध्यान से करें क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। देखिए आप ध्यान करें, नया क्वेश्चन है, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशंस फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से जो करेक्ट है वो बताना है कि कौन सा इसमें सही है, और वो भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के, मीन्स मतलब LHS की डायमेंशंस इक्वल टू RHS की डायमेंशन, वो जो होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है। तो हम क्या करेंगे, LHS की निकालेंगे, डायमेंशंस RHS की निकालेंगे, अगर इक्वल आ गई तो हम बोल देंगे इट इज करेक्ट। ठीक है, तो आप इसे खुद करेंगे। T जो है इसमें टाइम पीरियड है, 4π² कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, और A क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, ये A की L होगी, L तो L² हो जाएगी यहाँ पे। इस टाइप से आप करके सबको निकालेंगे, देखेंगे कौन सा इसमें करेक्ट है। आंसर नोट कर लो आप इसका, जो थर्ड वाला है, थर्ड इज करेक्ट। सबको अलग अलग करके देखेंगे लगा के, तो पता चलेगा आपको। और इसके आपको निकालनी आती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है G, इसकी डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना आता है। यहाँ रखा जाएगा, यहाँ और यहाँ। m मास है ये, m है मास, तो इसके m रखते हैं। NCERT बुक देखें आप लोग अपनी, अब NCERT बुक में 2.5 नंबर का क्वेश्चन देखो, 2.5 नंबर का। ठीक है, 2.5 नंबर का क्वेश्चन देख लेना, पेज 35 पे है। 2.5 पेज 35 NCERT। पढ़ो आप इस क्वेश्चन को। A new unit of the length is chosen such that speed of light in vacuum is unity. What is the distance between the sun and the earth in terms of a new unit if light takes 8 minutes and 20 seconds to cover the distance? ठीक है, इसमें जो है ये दे रखा है टाइम, ये दे रखा है कितना, दे रखा है 8 मिनट एंड 20 सेकेंड, ये दे रखा है। और जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट c
c कहते हैं इसे स्पीड ऑफ लाइट को। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है फिक्स स्पीड ऑफ लाइट। और ये डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछना चाहता है x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको जरा थोड़ा ठीक कर लो। 8 मिनट 20 सेकेंड दिया है ना, 1 मिनट में 8 इंटू 60 सेकेंड हो गए, प्लस ये 20 सेकेंड, ये 20 सेकेंड देखो ये रहा ना, और 8 मिनट का मतलब हो गया 8 इंटू 60 सेकेंड। तो ये कुल मिलाकर के कितने बैठ गए, 480 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, यानी ये हो गए 500 सेकेंड। तो 500 रखना। अब आपको फार्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू क्या होती है, डायरेक्ट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें x निकालना है तो ct हो गया c 3 इंटू 10⁸ और t हो गया 500। तो इसको आप सॉल्व कर लें, जितना भी आएगा उतना मीटर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, क्या क्वेश्चन करेंगे। टू 2.30 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इसे देखिए आप, क्वेश्चन को रीड करें 2.30 को। क्या कहते हैं, सोनार ए सोनार uses ultrasonic waves to detect the and locate objects under water। ठीक है, in a submarine equipped with a sonar, the time delay between generation of a probe wave and the reception of its echo after reflection from an enemy सबमरीन इज फाउंड टू बी 77 सेकेंड। ठीक है, तो हुआ क्या, जैसे ये वाटर है, ठीक है, तो ये जो दे रखा है, ये टाइम जो है ना, ये दिया हुआ, ये जाने का भी है ये टाइम और आने का भी है। सिग्नल्स के गया भी सिग्नल्स और आया भी इसके अंदर। तो सिग्नल्स ये जो इन्हें दिया है ना टाइम कितना 77 सेकेंड, ये सिग्नल जो है वहां तक कोई एनामी का वो है, वहां तक गया और फिर आया, वेव वहां तक गई और आई। तो हमें निकालनी है उसके बीच की डिस्टेंस, एनामी का जो कोई भी चीज होगी वो, और हमारी जो ये है सबमरीन है हमारी, समझ ये समझिए सबमरीन है, ये है सबमरीन और ये है एनामी का। ठीक है, कोई भी एनामी बॉडी, यहां से गया सिग्नल और आया सिग्नल, लेकिन हमें निकालनी है इनके बीच की डिस्टेंस, हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो ये x सपोज कर लेते हैं, तो x तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये जो वो लोगे ना t, वो जो उन्होंने दिया हुआ है 77 सेकेंड, उसका हाफ लोगे आप, क्योंकि ये जो उन्होंने दे रखा है 77 सेकेंड, जाने का टाइम भी है आने का भी, तो आप एक साइड का लोगे, और जो इसकी जो वेव्स है स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो वही फार्मूला लगा देंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे करके आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें आ जाएगा आंसर। स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर, स्पीड ऑफ द वाटर कुछ और दे रखी है इनने, स्पीड यहाँ v की वैल्यू गिवन है 1450 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ v लो आप, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इससे आप निकाल दे क्वेश्चन।
ठीक है, अब आप देखो 2.27, क्वेश्चन नंबर 2.27। ये भी एनसीईआरटी का है क्वेश्चन 2.27। क्वेश्चन को रीड करें आप ध्यान से। क्वेश्चन में क्या कहता है? Estimate the average mass density. Estimate the average mass density of sodium atom, assuming its size to be about 2.5 angstrom. जो साइज दे रखा है ना, साइज सोडियम एटम assuming its size to be 2.5 angstrom, तो ये साइजेस का मतलब रेडियस होता है। रेडियस से मतलब होता है यहाँ पे साइज से, साइज ऑफ सोडियम एटम। तो साइज ऑफ सोडियम एटम, इसका मतलब है रेडियस ऑफ एन एटम। कितनी गिवन है ये रेडियस? आर सपोज कर लेते हैं, रेडियस को हम आर, और आर इक्वल टू है गिवन, कितनी कहता है ये? 2.5 एंगस्ट्रॉम। 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने। फिर आगे क्या कहते हैं? यूज द नोन वैल्यूज एवोगाड्रो नंबर एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, कंपेयर इट विद द मास डेंसिटी ऑफ सोडियम इन सिलेंडर, फिर इतना केजी पर मीटर क्यूब आर द टू डेंसिटी ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड इफ साइज। एस्टिमेट द एवरेज मास डेंसिटी। एवरेज मास डेंसिटी निकालनी है हमें, एवरेज मास डेंसिटी। ठीक हो गया? तो लिख लें आप एवरेज मास डेंसिटी, एवरेज मास डेंसिटी means we have to find density of 1 mole of sodium atom। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम की डेंसिटी निकालनी है हमें। एवरेज मास डेंसिटी का मतलब ये है 1 मोल ऑफ सोडियम एटम की डेंसिटी निकालनी है। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का मतलब होता है 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल ऑफ सोडियम एटम। ठीक है, इसकी डेंसिटी निकालनी है हमें 1 मोल ऑफ सोडियम एटम की। अब देखें, आप ध्यान करें, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, इसका तो कितना होता है? 23 ग्राम। यानी ये हो गया 23 इंटू 10 की पावर माइनस 3 kg। ठीक है, 23 इंटू 10 का माइनस 3 kg हो गया। अब वो कहता है वॉल्यूम ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम होता है एक एटम का सोडियम के। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल का कितना होगा? तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू, जब आप लोगे 1 मोल का तो हो जाएगा n से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, n से। n की वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं इसे, n को एवोगाड्रो नंबर, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू n की वैल्यू जो है, चलो इसको रख लेना बाद में क्या। अब हमें निकालना है एवरेज मास डेंसिटी। फार्मूला लिख दें, एवरेज मास डेंसिटी, एवरेज मास डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक,
वो कितना था मास, मास था सोडियम एटम का 23 इंटू 10 की पावर -3। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा ये वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन। एन मीन्स एवोगाड्रो नंबर होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। देखो फिर समझ लो आप लोग, साइज ऑफ सोडियम एटम था गिवन, तो उसका मतलब होता है रेडियस ऑफ सोडियम एटम। ये आपने लिख दिया रेडियस कितने मीटर, ये एंगस्ट्रॉम में दिया था, एंगस्ट्रॉम को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब वो हमसे पूछ रहा था एवरेज मास डेंसिटी, एवरेज मास डेंसिटी पूछ रहा था। एवरेज मास डेंसिटी, एवरेज मास डेंसिटी मींस, इसका मतलब है क्या है एवरेज मास डेंसिटी का मतलब ये होता है कि वी हैव टू फाइंड डेंसिटी ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम। 1 मोल ऑफ सोडियम, तो 1 मोल ऑफ सोडियम का मतलब भी लॉन्ग में होता है 1 ग्राम मोल ऑफ द सोडियम। 1 ग्राम मोल ऑफ द सोडियम या 1 मोल ऑफ सोडियम एक ही बात है। जैसे हमने एक दिन आपको बताया था, हमने आपको एक बर्तन दिया और आपसे कहा रुपए दे करके 1 मोल सोडियम ले आओ, जा करके खरीद करके बाजार से 1 मोल सोडियम ले आओ, 1 मोल सोडियम ले आओ। आप गए शॉपकीपर के वहां, आपने कहा कि 1 मोल सोडियम दे दो, 1 मोल सोडियम। तो 1 मोल सोडियम दे दो, वो कहेगा कि भाई हम नहीं जानते कितना होता है 1 मोल सोडियम, हमें तो ये बताओ कितने ग्राम दें हम आपको सोडियम। तो आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो आपने हिसाब लगाया और हिसाब लगा के सोडियम जो है ना, सोडियम इसका वो देख लो मास, मास नंबर, सोडियम का मास नंबर कितना होता है, सोडियम का मास नंबर 23 होता है। ऐसे लिखते हैं ना 11Na23, तो इसका Na का होता है कितना 23, तो 1 मोल का मतलब हो गया 23 ग्राम ऑफ सोडियम। तो इसीलिए देखो हमने लिखा है मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम 23 ग्राम। 1 मोल सोडियम एटम का मास 23 ग्राम होता है, इसलिए लिखा है। तो उसका जो मास नंबर होता है उसके बराबर होता है, ठीक है। अगर मान लो H एटम बोलते, जैसे हाइड्रोजन की बात करते हम, हाइड्रोजन H2 की बात करते, तो जो उसका जो मास होता है 2 ग्राम 2 ग्राम होता है, ठीक है। इस टाइप से करके आप इसे निकाल देते हैं। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम 23 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट कर लिया ग्राम को, तो इतना आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ 1 एटम ऑफ Na, एक जो एटम होता है Na का, ये जिसकी R रेडियस होती है, R रेडियस होती है, तो 4/3 पाई आर, क्योंकि स्पेरिकल होता है तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। अब हमें 1 एटम का नहीं चाहिए, हमें 1 एटम का नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1 मोल एटम का। हमारे पास वॉल्यूम हमें निकालना है 1 मोल एटम का। अब ये जो हमने आपको बताया कि वो जो आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, आप गए खरीदने के लिए बाजार और आप 23 ग्राम क्या ले आए, सोडियम ले आए, बर्तन में 23 ग्राम सोडियम ले आए। जब आप आए लेकर के, हमने आपसे कहा था इसके अंदर सोडियम के एटम गिनो कितने हैं, तो जब आप गिनेंगे ना सोडियम के एटम उस बर्तन में, तो वो निकलेंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम निकलेंगे। इतने बिंदे 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 उसके अंदर से इन्हीं एटम, इतने एटम निकलेंगे, ठीक है। तो 23 ग्राम में यानी 1 मोल में इतने एटम होते हैं n के बराबर, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं इसे, ठीक है। तो हमने एक एटम का तो इतना लिखा, हमें निकालना है 1 मोल का। 1 मोल में कितने एटम होते हैं 6.02 10 to 23 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये वॉल्यूम आ गया, ये रखा है देखो वॉल्यूम, और वो मास है जो मास वो ये रखा है मास, ठीक है ना। ये रख करके एवरेज मास डेंसिटी आ जाएगी। ये पाई जो है इसके रखना वैल्यू 22/7 या 3.14 रख लेना, और आर जो है आर रेडियस वो ये है जो निकाली है हमने, कहाँ निकाली थी, ये रेडियस, ये रेडियस रख लेना है यहाँ पे और इसको सॉल्व कर देना। आंसर बुक के अंदर है पीछे, आंसर आप देख लेना। और जो इसकी यूनिट आएगी निकल के, देखो एम की तो केजी है, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब होगी यूनिट। स्क्रीनशॉट ले लो आप।